यह अक्टूबर 2023 के मध्य में हुआ था। ये एक जलते हुए रूसी हेलीकॉप्टर की असली तस्वीरें हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसे यूक्रेनी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों द्वारा फ्रंट लाइन से कुछ ही किलोमीटर दूर मार गिराया गया था। एक पारंपरिक गिराया जाना, जैसा कि इस युद्ध में कई बार हो चुका है। लेकिन 2 साल बाद नवंबर 2025 में यूक्रेन ने कुछ ऐसा किया जिसने खेल के नियम पूरी तरह बदल दिए। ये वे तस्वीरें हैं जो इसे साबित करती हैं। आप एक यूक्रेनी ऑपरेटर को देख रहे हैं जो रूस के अंदर 200 किलोमीटर दूर रोस्तोव क्षेत्र के ऊपर एक ड्रोन उड़ा रहा है। वह न रिफाइनरी न ईंधन डिपो ढूंढ रहा है, वह शिकार कर रहा है। लक्ष्य 250 किमी घंटा की रफ्तार से है, ड्रोन सिर्फ 150 किमी घंटा से। हर सैन्य मैन्युअल कहेगा कि यह असंभव है, लेकिन किसी ने भी यूक्रेनियनों को नहीं बताया। उस दिन जो हुआ उसने दुनिया भर के सैन्य विशेषज्ञों को एक ही सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया। आखिर उन्होंने यह कैसे कर दिखाया? मैं तुम्हें दिखाता हूं। 22 नवंबर 2025 यूक्रेन की स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेस ने टेलीग्राम पर एक बयान जारी किया जिसने रूस को हैरान कर दिया। उन्होंने कहा, हम खेल के नियम बदल रहे हैं, अब हम शिकार करते हैं। पहली बार एक रूसी Mi-8 हेलीकॉप्टर को हवा में एक गहरे हमले वाले ड्रोन द्वारा मार गिराया गया। बयान देकर उन्होंने कुछ ऐसा किया जो आमतौर पर कोई सेना नहीं करती। उन्होंने तस्वीरें दिखाईं। ड्रोन के नजरिए से कैद की गई 25 सेकंड की वीडियो क्लिप। पहले सिर्फ खेत दिखते हैं, फिर हेलीकॉप्टर आराम से उड़ता हुआ नजर आता है। ड्रोन पास आता है, अपनी दिशा बदलता है और फिर वीडियो कट जाता है। अब अगर यह दावा रूस कर रहा होता तो हर कोई शक करता, लेकिन यूक्रेन ने सबूत पेश किए हैं। रूसी सैन्य चैनल, जिन्हें मिला ब्लॉगर कहा जाता है, जो आमतौर पर सशस्त्र बलों के काफी करीब होते हैं, उन्होंने इस नुकसान की पुष्टि की है। फाइटर बॉम्बर चैनल, जिसे एक पूर्व रूसी पायलट चलाते हैं, ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा, दुर्भाग्यवश यह सच है। Mi-8 के बारे में यह पुष्टि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो वहां हुआ वह किस्मत नहीं थी, वह योजना थी, वह नवाचार था, और वह कुछ ऐसा था जिसे भौतिकी असंभव मानती थी। कारण बहुत सरल है। एक लंबी दूरी के ड्रोन को देखें, जैसा कि यूक्रेन ने इस्तेमाल किया, उसे एक विशेष प्रकार के मिशन के लिए डिजाइन किया गया था। आप एक लक्ष्य की निर्देशांक सेट करते हैं, जैसे रिफाइनरी, सैन्य डिपो या पुल। ड्रोन उड़कर सैकड़ों किलोमीटर दूर जाकर लक्ष्य को हिट करता है। लेकिन एक हेलीकॉप्टर यह पूरी तरह से अलग है। Mi-8 स्थिर नहीं रहता। यह 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। यह करतब दिखा सकता है और पायलट आसपास आती हुई धमकियों को देख सकता है। अब समीकरण के दूसरे पक्ष को देखो। यूक्रेन का ड्रोन करीब 150 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है। यह धीमा है, बहुत ज्यादा धीमा। तर्क के अनुसार एक धीमा शिकारी तेज शिकार को पकड़ नहीं सकता, इसीलिए कछुआ खरगोश का शिकार नहीं करता। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। यह दूरी है। हम रूसी क्षेत्र के अंदर 200 किलोमीटर की बात कर रहे हैं। इस गहराई में रूस के पास वायु रक्षा प्रणालियां, रडार और लगातार गश्तें हैं। यह क्षेत्र रूसी अभियानों के लिए पूरी तरह सुरक्षित होना चाहिए था। 100 से अधिक वर्षों की हवाई युद्ध के इतिहास में एक बात हमेशा सच रही है, गहरी पिछली पंक्ति एक सुरक्षित स्थान होती है। यही वह जगह है जहां आप अपनी आपूर्ति रखते हैं, जहां आपके पायलट आराम करते हैं, जहां आप स्वतंत्रता से काम करते हैं। कोई नहीं सोचता था कि एक धीमा ड्रोन इस क्षेत्र के लिए खतरा बनकर हेलीकॉप्टर गिरा सकता है। तो सवाल उठता है, उन्होंने यह कैसे किया? इसका जवाब उस हथियार में छुपा है जिसे यूक्रेन ने इस्तेमाल किया, और उस हथियार की कहानी उतनी ही असंभव है जितना खुद वह गिराया जाना। विशेषज्ञों का कहना है कि इस्तेमाल किया गया ड्रोन FP-1 था, जिसे फायरपॉइंट नामक कंपनी ने बनाया है। यहीं से कहानी सच में दिलचस्प हो जाती है। युद्ध से पहले फायरपॉइंट हथियार नहीं बनाती थी। वे मनोरंजन के क्षेत्र में काम करते थे। वे एक कास्टिंग एजेंसी थे
जो फिल्मों और टेलीविजन सीरीज के लिए लोकेशन और अभिनेता खोजने में मदद करते थे। यहाँ तक कि उन्होंने वोलोदिमिर जेलेंस्की द्वारा अभिनीत एक रोमांटिक कॉमेडी में भी काम किया था। हाँ, यूक्रेन के वर्तमान राष्ट्रपति। जब रूस ने फरवरी 2022 में हमला किया तो इस फिल्म निर्माण टीम ने एक बड़ा फैसला लिया। 48 घंटों में उन्होंने अपनी सारी गतिविधियां पूरी तरह बदल दी, अभिनेताओं के चयन से लेकर लड़ाकू ड्रोन बनाने तक। और हम यहाँ किसी उन्नत तकनीक वाली फैक्ट्री में बने हाईटेक ड्रोन की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसके बिल्कुल उलट। FP1 ऐसे सामान से बनाया जाता है जो आपको किसी हार्डवेयर स्टोर या हॉबी की दुकान में मिल जाएगा। प्लाईवुड, फोम, रेसिंग कारों में इस्तेमाल होने वाला कार्बन फाइबर और सामान्य इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे। लेकिन इन सामानों की सादगी आपको धोखा न दे। FP1 एक शानदार मशीन है। इसमें 2 सिलेंडर वाला इंजन है जो इसे 1600 किलोमीटर की दूरी तय करने की क्षमता देता है। यह 50 से 60 किलो की वारहेड ले जा सकता है और यही है इसका राज। इसमें मार्गदर्शन के 2 तरीके हैं। पहला है GPS और इनर्शियल नेविगेशन। किसी भी लंबी दूरी के ड्रोन की तरह आप इसमें कोऑर्डिनेट्स प्रोग्राम करते हैं और यह वहां तक उड़ जाता है। पर मार्गदर्शन का दूसरा तरीका ही FP1 को खास बनाता है। इसमें एक स्टारलिंक सैटेलाइट लिंक है। इसका मतलब है कि एक ऑपरेटर ड्रोन के कैमरे के जरिए रियल टाइम में देख सकता है और उसे मैन्युअली कंट्रोल कर सकता है, चाहे वह सैकड़ों किलोमीटर दूर ही क्यों न हो। और भी है, उड़ान के आखिरी 500 मीटर में FP1 एक कंप्यूटर विजन सिस्टम को सक्रिय कर सकता है। मैं उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहा हूं जो आकार व वस्तुएं पहचानती है। अगर सभी सिग्नल कट जाएं, तो भी ऑन बोर्ड कंप्यूटर ने लक्ष्य का आकार याद कर लिया है और वह खुद पीछा जारी रखता है। यूक्रेन हर दिन ऐसी करीब 100 यूनिट्स बना रहा है, हर महीने 3000, और हर एक की कीमत सिर्फ $55,000 है। इसे संभाल कर रखो, इसका मतलब जल्द समझ आएगा। क्यों? हमने मुख्य सवाल का जवाब नहीं दिया। आखिरकार कैसे कोई धीमी चीज तेज चीज को पकड़ सकती है? जवाब देखिए, सिर्फ तकनीक में नहीं है बल्कि रणनीति में है, और वो रणनीति शानदार थी। 21 से 22 नवंबर की रात को यूक्रेन ने सिर्फ एक ड्रोन नहीं छोड़ा, उन्होंने दर्जनों, शायद सैकड़ों ड्रोन छोड़े। इनमें से कई ड्रोन सिर्फ चारा थे, सस्ते मॉडल, जिन्हें सीधे रिफाइनरी, सैन्य ठिकानों और ईंधन डिपो की ओर उड़ने के लिए प्रोग्राम किया गया था। रूस के कई क्षेत्रों में रूसी रडारों ने इन ड्रोन की बाढ़ का पता लगाया। अराजकता फैल गई, वायु रक्षा प्रणालियां सक्रिय कर दी गईं। और रूस ने वही किया जिसकी यूक्रेन को उम्मीद थी। उसने ड्रोन को रोकने के लिए Mi-8 हेलीकॉप्टर भेजे। यह रूसी सेना की एक सामान्य रणनीति बन गई है। मशीन गनों से लैस हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल करके ड्रोन को आंखों से देखकर मार गिराना, ताकि महंगे एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों की बचत हो सके। लेकिन यहां असली चाल है। इन चक्कों के बीच शिकारी भी थे, FP1 ड्रोन जो सैटेलाइट लिंक और कैमरों से लैस थे, जिन्हें स्पेशल फोर्सेस के ऑपरेटर चला रहे थे। ये ड्रोन पहले से तय रास्तों पर नहीं चले, ये बस इंतजार करते रहे। सैन्य लोग इसे लॉयटरिंग कहते हैं, यानी तब तक इंतजार करना जब तक रूसी हेलीकॉप्टर चक्कों का शिकार करने के लिए ऊपर न आ जाएं। जब Mi-8 अपने बेस से ड्रोन को रोकने के लिए उड़ा तो वही निशाना बन गया। यूक्रेनी ऑपरेटर ने सैटेलाइट के जरिए FP1 कैमरे से देखते हुए ड्रोन को घात लगाने की स्थिति में ले जाया, शायद ऊंचाई से या साइड एंगल से, और फिर पीछा शुरू हुआ। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन हेलीकॉप्टर तो ज्यादा तेज है। हाँ, वो है, लेकिन सिर्फ रफ्तार ही सब कुछ नहीं होती। Mi-8 का पायलट नीचे उड़ रहे छोटे ड्रोन पर ध्यान दे रहा था। वह शिकार कर रहा था, पर उसे अंदाजा नहीं था कि वह खुद शिकार बन जाएगा। जब उसने आखिरकार FP1 को देखा, अगर देखा भी हो, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और यहाँ एक और कारक आता है। हेलीकॉप्टर को मल्टीके नामक एक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली से लैस किया गया था। इस सिस्टम को यूक्रेनी ड्रोन के रेडियो सिग्नल को जाम करने के लिए डिजाइन किया गया था। वही छोटे फर्स्ट पर्सन ड्रोन जिन्हें यूक्रेन युद्ध के मैदान में बहुत इस्तेमाल करता है।
दक्षिण अफ्रीका मल्टीक इन ड्रोन के खिलाफ बहुत अच्छा काम करता है क्योंकि ये स्टैंडर्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन FP1 अलग है। यह स्टारलिंक सैटेलाइट लिंक का इस्तेमाल करता है, यानी सिग्नल जमीन पर किसी ऑपरेटर के पास क्षैतिज रूप से नहीं जाता, बल्कि सीधे ऊपर अंतरिक्ष में एक सैटेलाइट के पास जाता है। हेलीकॉप्टर का जैमर जो सिग्नल्स को साइड्स में भेजता है, ऊपर की ओर सीधे जा रहे एक संकीर्ण बीम को प्रभावी ढंग से ब्लॉक नहीं कर पाता। और मान लो अगर वह कर भी ले, अगर वह सिग्नल को पूरी तरह काट भी दे, तब भी वहां वह कंप्यूटर विजन सिस्टम है। आखिरी 500 मीटर में AI नियंत्रण संभालती है। कंप्यूटर ने हेलीकॉप्टर की बनावट स्कैन कर उसकी स्पीड व ट्रैजेक्टरी का हिसाब लगा लिया है और 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 500 मीटर 9 सेकंड में तय हो जाते हैं। टक्कर 10 सेकंड से भी कम में हुई। पायलट के पास प्रतिक्रिया का समय नहीं था। विस्फोट विनाशकारी था। 50 किलो उच्च विखंडन विस्फोटक। संभावना है कि उसने टेल रोटर या इंजन को निशाना बनाया। Mi-8 गिरा और सभी सवार लोग मारे गए। अब हम संख्याओं की बात करेंगे क्योंकि इस ऑपरेशन की संख्याएं सब बदल देती हैं। एक Mi-8 हेलीकॉप्टर की कीमत $15 मिलियन है। इसमें क्रू के प्रशिक्षण की बात नहीं की गई है, जिसमें सालों लग जाते हैं। इसमें बोर्ड पर मौजूद हथियारों और उपकरणों की भी गिनती नहीं है। एक अत्यंत मूल्यवान सैन्य संपत्ति FP1 ड्रोन जिसने इसे नष्ट कर दिया। $55,000। अब मेरे साथ हिसाब लगाइए। यह लागत का अनुपात 272 से 1 है। हर $1 जो यूक्रेन एक FP1 पर खर्च करता है, रूस को अपने उपकरण के $272 खोने का जोखिम होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह पूरी तरह से अस्थिर है। अब कल्पना कीजिए निम्नलिखित स्थिति की। यूक्रेन एक रात में 100 FP1 ड्रोन लॉन्च करता है। कुल लागत $5 मिलियन और आधा डॉलर है। रूस उनमें से 90 को गिराने में सफल हो जाता है। यह 90% की प्रभावशाली सफलता दर है, लेकिन जो 10 बचे जाते हैं वे 10 हेलीकॉप्टरों को गिराने में सफल हो जाते हैं। रूस के लिए इसकी लागत $150 मिलियन है। इसमें न तो क्रू की गिनती है और न ही मनोवैज्ञानिक प्रभाव। यहाँ तक कि सिर्फ 10% की सफलता दर के साथ भी यूक्रेन को फायदा होता है। और यह गणित रूस को अपनी हवाई रणनीति को पूरी तरह से फिर से सोचने के लिए मजबूर कर रहा है, क्योंकि अब रूसी पायलट जानते हैं कि जब भी वे उड़ान भरते हैं, चाहे वे मोर्चे से 200 किलोमीटर पीछे ही क्यों न हो, वहां एक FP1 उनका इंतजार कर सकता है। यह हिचकिचाहट पैदा करता है, डर पैदा करता है। और डर मेरे दोस्तों एक ऐसा कारक है जो किसी भी चीज को प्रभावित कर सकता है, यहाँ तक कि सैन्य अभियानों को भी। मिशन भी और जटिल हो जाते हैं। हेलीकॉप्टरों को और नीचे उड़ना पड़ता है, जहां वे दूसरी खतरों के लिए ज्यादा संवेदनशील होते हैं, या फिर और ऊपर जहां वे कम प्रभावी होते हैं। ड्रोन अलर्ट के कारण मिशन रद्द कर दिए जाते हैं। जो पिछला हिस्सा कभी एक सुरक्षित स्थान था, अब वह एक खतरे का क्षेत्र बन गया है। और इसका असर सिर्फ हेलीकॉप्टरों तक ही सीमित नहीं है। इस तकनीक और इस रणनीति को परिवहन विमानों, टोही विमानों, यहाँ तक कि कुछ परिस्थितियों में जेट विमानों को निशाना बनाने के लिए भी अपनाया जा सकता है। यूक्रेन ने अभी साबित कर दिया है कि यह विचार काम करता है। अब इसे और बेहतर बनाना और बड़े पैमाने पर लागू करना है, जो वे पहले से ही कर रहे हैं। फायरपॉइंट ने FP1 पर ही रुकावट नहीं डाली, वे FP5 के विकास के पीछे भी हैं। शायद आप इसे इसके कोडनेम फ्लेमिंगो से जानते हों, और यह अब एक ड्रोन नहीं है, यह एक क्रूज मिसाइल है। इसकी रेंज 3000 किलोमीटर है। इसकी सबसोनिक स्पीड बहुत तेज है, लगभग ट्रांसोनिक। इसका वारहेड 1000 किलो से अधिक है। अगर FP1 यूक्रेन को रोस्तोव तक पहुंचने की अनुमति देता है, तो फ्लेमिंगो आर्कटिक में रणनीतिक बम वर्षक ठिकानों, यूराल में टैंक फैक्ट्रियों, रूस के औद्योगिक और सैन्य दिल तक पहुंचने की अनुमति देगा। इसका उत्पादन पहले ही शुरू हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लक्ष्य है कि हर दिन एक फ्लेमिंगो मिसाइल का उत्पादन किया जाए। FP1 की वही फिलॉसफी है, मात्रा और लागत प्रभावशीलता। जो हम अभी देख रहे हैं वह कुछ अविश्वसनीय है। हवाई युद्ध में एक बुनियादी बदलाव। लंबे समय तक माना गया कि सबसे उन्नत जेट और महंगी मिसाइलें ही आसमान पर नियंत्रण देती हैं, लेकिन यूक्रेन यह साबित कर रहा है कि एक और रास्ता भी है।
स्वायत्त, सस्ते, बड़े पैमाने पर बनाए गए सिस्टम जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सैटेलाइट लिंक से नियंत्रित होते हैं। अब आपको हवाई वर्चस्व को चुनौती देने के लिए $100 मिलियन के छठी पीढ़ी के फाइटर जेट की जरूरत नहीं है। आपको $50,000 के हजारों स्मार्ट ड्रोन की जरूरत है। और जब रूस एक नष्ट करता है तो आपने 3 नए बना लिए होते हैं। पेंटागन भी इस पर ध्यान दे रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका का रेप्लिकेटर प्रोग्राम, जिसका उद्देश्य चीन का सामना करने के लिए हजारों स्वायत्त प्रणालियां बनाना है, यूक्रेन से मिली सीख का सीधा जवाब है। नाटो वायु रक्षा सिद्धांतों को फिर से लिख रहा है, क्योंकि आसमान अब सिर्फ जेट और हेलीकॉप्टरों का नहीं रह गया है, अब यह ड्रोन का भी है। और जब दुनिया भर के सैन्य विश्लेषक उस दिन क्या हुआ इसका अध्ययन कर रहे हैं, एक बात तो तय है, 22 नवंबर 2025 वह दिन था जब हवाई युद्ध हमेशा के लिए बदल गया। वह दिन जब सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे एक ऑपरेटर द्वारा नियंत्रित एक धीमा प्लाईवुड ड्रोन ने साबित कर दिया कि बुद्धिमत्ता और रणनीति, रफ्तार और कच्ची मारक शक्ति पर भारी पड़ सकती है। अब सुरक्षित पिछला मोर्चा नाम की कोई चीज नहीं रही और रूस इसे सबसे कठिन तरीके से सीख रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि भविष्य में युद्ध सस्ते और स्मार्ट ड्रोन के कब्जे में होगा, या फिर भी महंगे मानव संचालित फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टरों के लिए जगह रहेगी? अपनी राय कमेंट्स में बताएं। अगर इस सामग्री ने आपको कुछ मूल्य दिया है तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे सैन्य रणनीति और तकनीक में रुचि हो, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अगले वीडियो मिस न करें। अगली बार मिलते हैं।